माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 481 दुलारचंद गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 481। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिशा निर्देश से ये काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, ये जो आरयूबी है, जो अंडरवास है, खास करके बरसात वाला एरिया या फिर जहां फ्लड आता है, बरसात के समय आरयूबी के हाइट से ऊपर रेलवे लाइन के ट्रैक के नीचे तक पानी आ जाता है, तो जो समाधान का तरीका है बताया गया कि पंप सेट से पानी निकालते हैं या नजदीक का नाला रहेगा सर, तब ना पानी दीजिएगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसका कोई वैकल्पिक उपाय सोचना चाहिए और फिर जल निकासी का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय तो ये बंद रहता है, उसके आगे 4 महीना तक ये आरओबी बंद रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न, जो विषय यहाँ रखा है, ये वाकई मेरे पास करीब करीब देश के हर कोने से सभी सांसद महोदय महोदया ने सबने आरयूबी में वाटर लॉगिंग का विषय रखा है। उसमें अभी रेलवे ने सारे के सारे देश भर के चीफ इंजीनियर्स की एक डिटेल्ड वर्कशॉप रखी थी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के अंडर कि किस तरह से हमारे पास क्या क्या समाधान, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक ऑप्शन को इसमें यूज़ किया जाए। 4 ऑप्शन यूज़ किए जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। पहला जो पंपिंग का है, पंपिंग नेचुरली पिछले साल भी बहुत की गई थी, इस साल उसको और अधिक मात्रा में करेंगे। दूसरा, डिज़ाइन में चेंज करना। हमारे कर्नाटक के सांसद महोदय जो एमओएस साहब है, भगवंत खुबा जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था एक मीटिंग में कि अगर 1 किलोमीटर दूर भी अगर लेवल लोअर है तो 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बनाओ तो भी आपके अच्छा है। उस सुझाव को भी हम लोग अमल में ला रहे हैं। तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी जगह आरयूबी को थोड़ा चौड़ा करके उसमें कुछ हिस्सा, जैसे बाकी हिस्से का लेवल अगर यहाँ है तो कुछ हिस्से का 1-1 मीटर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर लेने की वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अब कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक आरओबी बनाएं, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज बनाएं, न कि अंडरपास बनाएं, क्योंकि अंडरपास में चाहे जितनी भी कोशिश करोगे दूर दराज के इलाके में वाटर लॉगिंग तो होगी ही। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में भी बोला है, क्योंकि वर्षा और फ्लड इफेक्टेड एरिया में सभी माननीय सदस्यों का आपके पास जाता भी है, तो ऐसे एरिया में आरयूबी या अंडरवास कारगर नहीं है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितने भी आरयूबी में जल जमाव का है फ्लड इफेक्टेड एरिया में, इसको, इन परियोजनाओं को एक जगह क्लब करके और राष्ट्रीय परियोजनाओं में चिन्हित करके इसमें आरओबी बनाने का विचार रखते हैं क्या? माननीय सांसद महोदय का जो प्रस्ताव है, इसे मैं बिल्कुल आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। यथासंभव आरयूबीज को आरओबीज में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। अवश्य दोनों की कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आरयूबी 2-1 करोड़ 3 करोड़ में बन जाता है, जबकि आरओबी में करीब 50-60 करोड़ की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आरओबी फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बने, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। 102 के आसपास स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है, जो 102 डिजाइन, जिससे कि कहीं पर भी अप्रूवल का कोई झमेला ही नहीं रहे। डिजाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड डिजाइन फील्ड में भेजी गई है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि कोई भी अप्रूवल का झमेला ही नहीं रहे, फटाफट काम अप्रूवल हो और काम आगे बढ़े। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, बड़ा विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन जहां पर जल भराव नहीं होता, पंपिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, मार्ग उपलब्ध है,
और केवल आपको उसके अंदर जो हम एक प्लेट बनाकर अंदर खिसकाता है रेलवे और अंडरपास चालू हो जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जैसे बनखेड़ी, बागरा, तवा, सोनतलाई और बानापुरा ऐसी जगह है जहां वाटर लॉगिंग नहीं होता, मार्ग उपलब्ध है, अंडरपास बन सकते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जहां पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी वहां ये सुविधा आप उपलब्ध कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जहां पर भी एम्बैंकमेंट का हाइट करीब 3 मीटर से अधिक है, वहां पर आरयूबी बनाने में कोई तकलीफ नहीं आती। तो जहां पर भी इस तरह के प्रस्ताव आएंगे जरूर उस पर विचार करके उचित निर्णय लिया जाए। अधीर रंजन चौधरी। सर, ये इंस्टेड ऑफ एक्सपीडिशियस एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट, number of railway projects have been suffering from procrastination. आपने सर, मैं आपसे ज़्यादा थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहते हैं कि दूसरे एक मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले 8-9 साल से एक आरओबी 131 चुआपुर बहरमपुर, दूसरा आरओबी 132 पंचानन तालाब बहरमपुर, आरयूबी बेलडंगा नंबर 111, everything was sanctioned, tender was done, contractors were awarded, but no progress has so far been achieved, barring a 60% job of, Chuapur ROB. Not only that, insofar as low-cost RUB is also concerned, from Salat to Azimganj under Howrah division, there is no visibility insofar as low-cost RUB is concerned. हम जानते हैं कि ये संपर्क हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन आउट ऑफ डिस्पर्जन क्या करें? आरओबी की हाल यह है, आरओबी की हाल यह है। आप यहाँ कहते हैं कि पंप आउट करना चाहिए, लेकिन पंप आउट कौन करेगा? सूबों की सरकार को करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमारा इरिगेशन इसमें हम योगदान नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, कहाँ जाए? आप पंप आउट करने के लिए आपके पास कोई क्षमता है? आपको तो सूबा की सरकार पर निर्भर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आरयूबी या आरओबी अगर बनता है तो उसमें रेलवे की जमीन, रेलवे की पटरी के ऊपर वाला हिस्सा और उसके नीचे वाला हिस्सा है, साथ में राज्य सरकार की कोई न कोई सड़क जुड़ी हुई होती है। बहुत ही अफसोस की बात है, कुछ सूबे ऐसे हैं जिसमें माननीय एलओपी साहब का सूबा भी ऐसा है जिसमें परमिशन ही नहीं मिलती। आप छोटे से छोटे काम के लिए भी परमिशन चाहो तो कई बार दिक्कतें आती हैं। वैसे एलओपी साहब ने जो स्पेसिफिक एलसीज का नाम दिया है, आरओबीज आरयूबीज का नाम दिया है, उसके बारे में मैं जानकारी लेके माननीय एलओपी साहब को दे। श्री एस पलानीकम। Thank you, sir. The answer is very. As per the guidelines, Minister answer about the RUB. As per the guidelines given by the Railway RDSO, all the RUBs are under the guidelines of the RDBSO. But practically, all on a sudden, Railway Board and Railway Ministry decided to convert all the manned and unmanned cards into the RUB. The Railways to reduce the compliance and reduce the regulations were not required. Earlier there was unlocking of the space technology. Now this is followed by the liberalization of the geospatial so that it is accessible to all except for the security concerns wherever they are applicable. Several safeguards have been put in place, and now also some liberalization in the drone guidelines. So this is all in keeping with the new context and the new agenda of the government for the coming years. Thank you, Honorable Speaker, sir. During the Russia and Ukraine war, we have seen that all the data related to geospatial, financial and health was shut down by international company because of their presence in Russia. Now Russia can't use their credit card, debit card or neither their data
on foreign land is accessible to them because it is with international company. So through you, Honorable Speaker Sir, I want to ask Honorable Minister whether our country is dependent on foreign company for our geospatial, banking, health, telecom and e-governance data. Also, if our country faces such war situation, is our data of government health record and data of Indian enterprises safe on cloud controlled by foreign entities? Also, is government planning to transfer all technology of foreign entities to our Indian companies? Thank you. Honorable Speaker, sir, the concern of the Honorable Member is well taken, but there is no such reason to be worried as far as the safety of the data is concerned. The liberalization of the regulations was meant to make it more accessible. Even otherwise, the data was available through other sources. Now it's accessible to the domestic users, the domestic agencies. However, if a foreign entity has to access our data, then there are already guidelines in place even in normal circumstances, even if it is not a war-like situation. And there is a separate list of sensitive attributes which I can narrate, but it will take long. So this is called negative list of sensitive attributes. These clauses have already been placed in place even for the peace times. Shri Manish Tiwari ji. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I would like to thank the Honourable Minister for a very detailed reply. But I would like to ask the Honourable Minister, because there seems to be some kind of confusion in the answer that he's given. He says that as per the guidelines for acquiring and producing geospatial data and geospatial data services, including maps issued by the Department of Science and Technology on 15 February 2021, and the last three lines say that terrestrial mobile mappings, survey, street view survey and surveying in Indian territorial waters shall be permitted only for Indian entities irrespective of their accuracy. My question, Mr. Speaker, sir, is that all of us today are using Google Maps, are using Google Earth, are using various other kind of applications where very detailed street views, very detailed, minutest details of all our cities, all our metropolises, all our towns are available. So under those circumstances, how are these guidelines really compatible with what is the existing situation, and has or is the government going to bring out some additional guidelines which will validate the status quo which is already in play, or are you going to invalidate Google Maps and Google applications and all other global geospatial services which are being used by the citizenry at large across the world, including India? No, I'm glad that the Honourable Speaker has, the Honourable Member has asked this question. Of course, this was one of the considerations when the regulations were relaxed, because as you rightly mentioned, the data was available even from other sources, even from Google. Now, as far as we are concerned, we have tried to restrict it, the use to the domestic users as far an extent as possible, and also reduce the extent of scientific resolution that will be available to the non-Indian entities. At the same time, but that is not the end of it. I agree with you. We are in the process of formulating a policy which would outline the approach and strategy for holistic development of geospatial ecosystem, because the technology is moving very fast, and I agree with you, this new policy will finally then replace the existing national mapping policy which was formulated way back in 2005. So to that extent, of course, we need to update ourselves from time to time. We'll also take all these concerns into consideration, come out with a comprehensive policy. The work is already going on as a follow-up to the changed new guidelines. Question number 483, Shri Shankar Lalwani. Question number 483. Get on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और ये हमने कोविड में भी देखा, उसके लिए आपको बधाई हो।
मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, पहला, और उसमें इंदौर में ये 4G की सेवाएं कब प्रारंभ होगी, दूसरा प्रश्न है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, हालांकि इससे अनरिलेटेड है, फिर भी मैं बहुत ही संतोष के साथ सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में डेवलप्ड, भारत के इंजीनियर्स, भारत के साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया और पूरी दुनिया उसको आज देख रही है, वैसा 4G कंप्लीट कोर नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, पूरा उसका टेलीकॉम इक्विपमेंट का सेटअप पूरा बन के तैयार हुआ है। और BSNL पहला ऑर्डर 6000 से ज़्यादा टावर का एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है। मैं चेक करके बता दूंगा आपको उसमें इंदौर सम्मिलित है या नहीं। और उसके तुरंत बाद में और 6000 टावर और उसके बाद में पूरा 1 लाख टावर। साथ ही साथ 5G का डेवलपमेंट भी इन पैरेलल चल रहा है। आज माननीय अध्यक्ष जी इस अमृत काल में जो आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि 4G और 5G देश में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी निर्मित टेक्नोलॉजी डेवलप होकर तैयार हो रही है। श्री भारत सप्लीमेंट्री। धन्यवाद मंत्री जी। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि आप संचार मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं। ये कभी कभी जनता से मांग आती है कि रेलवे में भी संभावना है नेट चालू होने की भविष्य में? फाइबराइजेशन से बहुत दूर है आपका प्रश्न, फिर भी अध्यक्ष जी 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाने के लिए आपको मिनिमम 5G चाहिए होती है। 4G में उसमें डिसरप्शन आना चालू होता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशनरी समय है। जैसे जैसे 5G भारत में डेवलप होगी और प्रोलिफरेट होगी, वैसे वैसे रेल में भी मिलने लगेगी। डॉक्टर भारती बेन श्याल। थैंक यू सर। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन सर जब मैं जवाब पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पिछले 50-60 साल में जितने इस देश में BTS नहीं लगे, इतने पिछले 8 साल में BTS हमारे मंत्रालय ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब पूरे देश में लगे हैं। सर मैं आंकड़ा बताना चाहूँगी कि पूरे देश में अब 23,07,068 जितने BTS लग चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम डिजिटल भारत की तरफ हम गति कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हमारे गुजरात में भी 1,40,066 BTS लग चुके हैं, लेकिन थोड़ा रूरल में अभी भी माननीय मंत्री जी थोड़ी दिक्कत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुजरात में जितने भी टावर अब बाकी है ऑप्टिकल फाइबर के साथ जुड़ने के लिए, तो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि नहीं किया है? थैंक यू सर। माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, डेफिनेटली अभी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस अमृत काल में सैचुरेशन लेवल पे पहुंचना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे के सारे जो भी अनकवर्ड विलेजेस, अनकवर्ड एरियाज हैं, गुजरात में हो, उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जम्मू कश्मीर में हो, कहीं पर भी, तमिलनाडु में हो, केरल में हो, सब जगह पहुंचाना ही पहुंचाना है, फाइबर भी पहुंचाना है और टावर की सर्विसेज भी देनी है। उसका एक अभी करंटली सर्वे चल रहा है, बहुत डिटेल्ड सर्वे चल रहा है। प्रॉपर रेडियो स्टडीज, जो रेडियो का सिग्नल होता है, वो सिग्नल के हिसाब से उसका पावर लेके रूट रेडियो सर्वे करके उसका एक प्रॉपर अभी सर्वे चल रहा है। जैसे वो सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद में जितने भी बचे हुए गांव हैं, उन सब गांवों में, उन सब क्षेत्रों में फाइबर टावर के लिए व्यवस्था की जाए। श्री दयानिधि मारन। Sir, thank you, Speaker, sir. Sir, the Honorable Minister has given a very good answer to the question that the major problem, hurdle in having fiber connectivity or laying fiber is the right of way. Sir, this answer is not the first time it's being given to the Parliament by our Honorable Minister. Previous telecom ministers have also expressed their inability to make sure to bypass state laws and give fiber connectivity right of way to all telecom providers. Sir, isn't it time that today, when a fiber to home has reached its peak and people are demanding high speeds, the central government, the union government, should come forward
to make a policy and can make it more viable, uniform throughout the country so that fiber laying by telecom providers and the cable TV operators are made easy and is a one-stop shop so they don't have to run from pillar to post. So by this, sir, we can ensure that you have BharatNet, by which the union government is trying to make internet available to villages. All this could be made easier if the policy is done properly. You have TRI in your side. Sir, why is that you're not putting your effort, heart and soul into ensuring right of way is ensured for the telecom providers and the cable TV operators? I welcome Honorable MP's suggestion, and in fact he knows a lot about telecom. So it's a very wise suggestion. It's a very wise suggestion. It's a very wise suggestion. And sir, I would like to place on record our appreciation for BSNL, which has done an excellent experiment over the last almost 1 year, in which exactly what Honorable Member has said, the cable operators, the local entrepreneurs, somebody in the village who is willing to take that risk and put that effort to take the fiber to the home, and today almost on an average 1 lakh connections are given every month. So that exactly what you said, and that experiment now we want to scale it up to a much larger level. So that's why the entire right, and in the federal structure, can the central government enforce something which is purely the mandate of the state and the local governments? That's a question on which already lots of discussions have happened in the past also, but hopefully almost 12 states have already aligned with the central government's policy, and other states also. I'll request honorable MPs to honorable members to please request your state governments to reduce the cost of ROW. In some of the states, honorable Speaker sir, the cost of ROW is as high as 25 lakh rupees per kilometer. How would fiberization happen? So that's the kind of big burden that some of the states are putting. I'll request all the honorable MPs to please work with your state governments and make sure that the cost is reduced there. राजीव प्रताप रूडी। देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, तो सचमुच भारत का तस्वीर बदल जाएगा जब हम 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर से और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर लेंगे। हमारे पास BSNL है, उसके बाद हमने BBNL बनाया, लेकिन अचानक हमने पता नहीं सरकार ने किसी समय, हमारी सरकार नहीं पिछली सरकार ने BBNL और BSNL का हार्ड काट दिया और एक ऐसी संस्था जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके और उसे CSC बनाने की बात कही, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, और जो प्राइवेट स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया प्राइवेट संस्था में, और जो अंतिम घर में जो ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है वो CSC की जिम्मेवारी दी गई, जिसके बारे में चर्चा की है। महोदय, टंकी में अगर पानी हो लेकिन नलके में अगर पानी ना निकले तो मेरे लिए टंकी का पानी बेकार है, और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, और मैंने व्यक्तिगत तौर से भी आग्रह किया कि ये CSC की फंक्शनिंग, जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिस पर ना सांसदों के बैठक में उनकी उपस्थिति है, ना किसी को जानकारी है, उस प्राइवेट संस्था को वापस BBNL BSNL को सुपुर्द करें, ताकि हम देश में हर गांव तक, हर घर तक प्रधानमंत्री की इस बड़ी योजनाओं को पहुंचा सके। इसलिए मेरा है, और खास करके बिहार में जो CSC है वो एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जब तक हम हर गांव में उस ऑप्टिकल फाइबर को चालू नहीं करा देते हैं, जिसे अब कहा जाता है, तब तक हमारे इस योजना में कामयाब नहीं होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, सरकार इस पर कोई नीतिगत फैसला यदि लेगी तो शायद BSNL और BBNL दोनों कामयाब होंगे और ये प्राइवेट संस्था से हम मुक्त हो सकेंगे, जिससे सभी सांसदों की भागीदारी बढ़ेगी। मेरा आपसे ये अनुरोध है। मान्यवर सांसद महोदय ने शायद अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मेरे पास पर्सनली भी मिले भी थे। अध्यक्ष जी, भारतनेट के रोल आउट में कई तरह के चैलेंजेस आए वक्त पे, समय पर। इतना बड़ा रोल आउट फाइबर का देश भर में और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, और विशेषकर एक फेडरल स्ट्रक्चर में जिसमें कि राज्य सरकारों को भी साथ लेना होता है, लोकल गवर्नमेंट्स को भी साथ लेना होता है, ऐसे कई चैलेंजेस आए। तो उस चैलेंजेस में कभी कभी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। तो मैं मानता हूं कि CSC को एक वक्त में इन्वॉल्व करके उनके जरिए से कोशिश करना कि लास्ट माइल पहुंच जाए,
अच्छा एक्सपेरिमेंट था। जरूर उसमें कुछ आपके जरूर उसमें कुछ जरूर अध्यक्ष जी, जरूर हर एक प्रोजेक्ट में कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब एक बहुत क्लियर डायरेक्शन में भारतनेट को ले जाया जा रहा है, जिसमें कि जो मिडिल माइल है, जो कि सबसे क्रिटिकल है, जैसा एग्जाम्पल दिया कि पानी की टंकी में पानी हो, नल में पानी ना आए, तो जो मिडिल माइल है, जो कनेक्टिंग जितना भी फाइबर है, उसके लिए बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल एजेंसीज को लगा के, उनके साथ स्टडी करके, उसका नेटवर्क का टोपोलॉजी पूरा चेंज करके, लीनियर की जगह रिंग टोपोलॉजी लाके, वो एक प्रयास अभी चल रहा है। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट भी आएंगे। आशा है कि उससे माननीय सांसद जी इसमें उनकी सहमति रहेगी। गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि कुछ उत्तर आ गए। शहरी भागों में ये ऑप्टिक फाइबर का जो डिगिंग होता है उससे बड़ी परेशानी होती है और शहरी भागों में व्हीकल्स की संख्या बहुत होती है, उसमें भी समय समय पर खोदकाम होने से बड़ी परेशानी होती है। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि बगैर डिगिंग के, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और ये आपने उत्तर में भी ये कहा कि रेलवे में अगर 5G आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो विदाउट डिगिंग ये नेटवर्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होगा क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। और अध्यक्ष, मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने में उन्होंने काम किया और आज देश में सबसे ज़्यादा 2,40,000 BTS महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लगे हैं, इसलिए मैं महाराष्ट्र की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जी ने जो प्रश्न पूछा, बिना डिगिंग के फाइबर ले करना प्राय संभव नहीं है। एक तरीका है कि इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर उसको ले जाया जाए, लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल्स पे ले जाने में प्रॉब्लम ये है कि कभी भी वो कट हो सकता है और कभी उसकी सैगिंग हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट भी कई जगह किए गए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं। इसलिए डिगिंग और ड्रिलिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग अगर करे उसमें हो सकता है कि कम से कम डिसरप्शन हो, लेकिन ये तो अनिवार्य है। राजीव रंजन सिंह जी। आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा ये कदम है कि आप टावर्स को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ रहे हैं। इसकी गति पहले धीमी थी, अब ये गति थोड़ी तेजी में आई है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो सिर्फ प्राइवेट ऑपरेटर्स ले रहे हैं। आपके BSNL का नाम जो है गांव में भाई साहब नहीं लगेंगे, उसका फुल फॉर्म यही हो गया। और BSNL की जो सेवा है वो लगातार गिर रही है। आपका 4G आज तक BSNL यूज नहीं कर पाए, आप 5G में चले गए। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि BSNL को भी इसके साथ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या आपके पास कौन सा कार्यक्रम है, क्योंकि आपके BSNL के जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ। माननीय सांसद महोदय, अगर ध्यान देते तो मैंने प्रश्न के पहले ही सप्लीमेंट्री में बताया था कि भारत में निर्मित 4G, भारत में डेवलप्ड 4G का BSNL अभी रोल आउट स्टार्ट कर रहा है और जैसे 4G रोल आउट होगा वैसे वैसे BSNL की सर्विसेज डेफिनेटली बहुत इंप्रूव होगी। माननीय अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 484 श्रीकांत एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 484 सर। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि बहुत ही मूल प्रश्न का जो उत्तर है बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है। और मेरा जो उप प्रश्न है NMICPS, उसके बारे में भी ब्यौरा जो है उत्तर में मंत्री जी ने दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमें निवेश करने की आवश्यकता है और सरकार नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो NMICPS है के माध्यम से डेवलपमेंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज स्पेशली इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है। लेकिन जो फिजिकल टारगेट्स है NMICPS के अंतर्गत वो बहुत ही कम है
जैसे मिशन अंडर इनिशिएटिव जॉब क्रिएशन was set as 2,54,000, against which the department could only achieve 1,157, which is 0.46%. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जिसका लक्ष्य था 607, उसमें से सिर्फ 45 पूरे हुए, जो है 7%, और स्टार्टअप्स एंड स्पिन ऑफ कंपनी जिसका लक्ष्य था 1170, सिर्फ 54 ही पूरे हुए हैं, जो कि 5% है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण एरिया के लिए चलाई जाने वाली योजना के नॉन परफॉर्मेंस के कारणों की क्या सरकार ने समीक्षा की है, और इसके सुधारने के लिए भविष्य में सरकार क्या योजना कर रही है? अध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय सदस्य इस विषय के जानकार हैं, इसलिए उन्होंने 2-3 भाग में ये प्रश्न किया है। जहां तक ये स्टार्टअप्स का संबंध है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए आयाम हैं स्टार्टअप्स के, निश्चय ही ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। और आपको स्मरण हुआ कि 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान किया था, और उसके बाद 2016 से एक नीति निर्धारित की गई जिसके अंतर्गत इसको बड़ी तीव्र गति दी गई। परिणाम उसका ये है, आंकड़ों सहित भी, हालांकि दिस इज ऑन दी असेंट, तो ठीक कह रहे हैं सदस्य महोदय कि अभी इसको आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले की स्थिति ये थी कि यदि आप पहले के 8 वर्ष देखते 2006 से 2014, तो सरकार की ओर से फंडेड स्टार्टअप्स की संख्या मात्र 1,650 थी, क्योंकि उस समय इतनी प्राथमिकता नहीं थी। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी भी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चर्चा हुई, ड्रोन्स की चर्चा हुई, और बहुत सारे आयाम आ गए, हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और भी नए क्षेत्र आ गए। और प्रधानमंत्री के आह्वान के उपरांत गत 8 वर्षों में 2014 से 2022 तक टोटल फंडेड 10,600, यानी लगभग 10 गुना 8 वर्षों की तुलना में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी है। और ये वो स्टार्टअप्स हैं जो सरकार की ओर से फंडेड है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग की ओर से, चाहे अन्य संस्थाओं की। अगर आप मात्र रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या लें, जो कि DPII में होते हैं, फंडेड और नॉट फंडेड, तो उसकी संख्या 67,000 है 2016 से, यानी जब से इसको प्राथमिकता दी गई। तो निश्चय ही वी आर नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड वी हैव टू लिव अप टू द ग्लोबल बेंचमार्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में किया जा रहा है आजकल, ड्रोन्स में भी किया जा रहा है। यहां तक कि आपको हैरत होगी कि मिनिस्ट्री पर्सोनल में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में भी किया जा रहा है। यदि कोई याचिका आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बिटवीन दी लाइंस पढ़ा जा सकता है कि जो उसने बात कही है उसके अतिरिक्त भी कुछ है। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। अगर आप कहें तो मैं सारी संस्थाओं की भी आपको संख्या दे सकता हूं, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक संतोषजनक बात है कि वी आर नाउ नंबर 3 इन दी वर्ल्ड as far as unicorns are concerned after USA and China, and we already have 99 unicorns। शायद मेरी बात करते करते 100 हो गए हो, मैं कल सुबह का आंकड़ा दे रहा हूँ। कहने का अर्थ ये कि काफ़ी तेज़ गति से और आम मानस में भी इसका उत्साह है, बट वी आर सीज्ड ऑफ इट एंड वी विल कोऑपरेट विद द स्टार्टअप मूवमेंट एंड एनकरेजिंग देम। मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत व्यापक माध्यम है प्रदूषण जैसी समस्याओं का निवारण करने के लिए। आज देश में भारी मात्रा में स्टार्टअप बन रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के स्टार्टअप्स का अभी भी अभाव है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जैसे सरकार ने कोरोना महामारी के समय निधि फॉर कोविड 2.0 शुरू किया था, क्या वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड योजना लाने का कोई सरकार का विचार है? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने जो बात प्रकट की है, निश्चय ही जो आधुनिक जो मापदंड हैं उनके साथ जुड़ती है। हुआ क्या है कि जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ अवेयरनेस। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आई एम प्राउड टू शेयर विद दिस हाउस कि जो वैक्सीन डेवलप हुआ है भारत का, वो हमारे ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी में उसके ट्रायल्स हुए हैं। यहाँ पर हमारा एक इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, वहाँ पर बाद में भारत बायोटेक ने उसको डेवलप किया। इसके अतिरिक्त नेजल वैक्सीन जो डेवलप हो रहा है कोसिना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत सक्रिय हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में। और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक बिराक नाम की संस्था है जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इट हैज बिकम क्वाइट पॉपुलर इन दी रिसेंट टाइम्स। जहाँ तक स्पेसिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट का संबंध है, जैसे मैंने कहा कि जानकारी का अभाव है, यहाँ हमारे नज़दीकी मोतीबाग कॉलोनी है जहाँ पे सरकारी अधिकारी रहते हैं, वहाँ एक सोसाइटी बिल्डिंग में एक प्लांट भी लग चुका है CSIR के माध्यम से, जिससे
जो पानी वहाँ से निकलता है उसी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। लेकिन आई एग्री विद यू, हो क्या रहा है कि वी नीड टू बी मोर वी शुड बी स्प्रेडिंग मोर अवेयरनेस, ताकि स्टार्टअप्स भी और आए और इन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी अधिक हो सके। श्रीमती अपूर्वा पोद्दार। Thank you, Speaker, sir. Sir, the Minister in his reply have mentioned elaborately. Sir, I want to know about the technology development board, which if the Minister comes under this ministry, provides financial assistance to the startups. And in your reply, you have mentioned that Honorable Prime Minister also wants startup to be promoted. But allocation of 75 crore had been given in 2021-22, but we have seen that only 30% of it have been utilized till 30 January 2022. What is the reason? I want to know from the Minister of this low utilization, and what is the whether the Ministry is planning to partner with venture capital firm and investment network across the country for reaching out a wider group for investors. Thank you, sir. Speaker, sir, I would like to share with the honourable member, the Technology Development Board was constituted over 25 years ago, and it has got some very good success stories as far as startups are concerned. One of them is Bharat Biotech, who started his career from from the TDP, from the Technology Development Board. One of the first funding was done to him, and today they have built up an empire. Similarly also the Biocon company. Now what is happening is, I agree with you, I have now tried to visualize to go one step further, to go for startup hunt. Earlier what was happening, the startups would come to us and we would fund them. But if we have a mechanism to reach out to the most deserving, who already have the capacity but require resources, then we will be actually able to not only support startups but also ensure sustainable startups for a sustainable future economy. And the recent Beating the Retreat show which you saw was also funded by the Technology Development Board. You saw those 1,000 drones which were put up and they enlightened the entire sky. The most watched Beating the Retreat show ever since independence that has happened on the 29th January. These were 3 youngsters who were funded through the same board, and within 6 months they created that show, which has created a record, because the world record is 5,000. They have already reached 1,000. So I think now we are trying to activate it, but I agree with you, we need to activate it further and also to reach out to those who actually are looking for such support. Lao Sri Krishna. Thank you, sir. Minister, no, it's not low utilization. It is only the optic of the figures, because there is a mechanism of funding. We do not straight away, give the amount. Now, like for example, this Beating the Retreat, when it was going on, initially they were given 50 lakh. Then they came out with something. Then further funding was done. But the process is continuous. But what I would like to then also call upon all the members, that we should try to also help in searching out the right kind of people, so that the funding goes to those who may not have reached us, but we have reached out to them. Sir, the Minister has given a very detailed reply, and in his reply he has mentioned about various schemes that are available for startups as well as for research and development, sir. But unfortunately, in the reply, I couldn't find any mention about National Research Foundation. This has been announced by Finance Minister in 21-22 budget speech with outlay of 50,000 crores, and the idea was to spend 10,000 crores per year. But unfortunately, there is no mention about this, sir. So I would request the Minister whether any proposal has been mooted to form this board which runs this National Research Foundation or not. If it has been formed, whether the money has been spent in the last 1 year or not. If the Minister can reply on that, thank you. Honourable Speaker, I appreciate the memory of the Honourable Member. It was indeed announced in the budget, but we are still working on it. That's why it has not been included, because it has not been finalized. The National Research Foundation, NRF, concept was, yes, you are right, it was muted, because what was happening is that there was some mismatch between funding and the research.
in certain cases, a lot of funding went through the universities, whereas research was happening in scientific institutes. So we have tried to, bring some kind of uniformity so that there could be a channel which could be uniform for funding, and also we are now trying to evolve a single portal. Because you see, there are multiplicity happening, overlap happening. For example, JRS exam is happening, I think 3 or 4 in a year by different agencies. So we are trying to then streamline it, and we are working on it. The process is going on as far as it's not yet finalized. That's why it was not included. Yeah, because it requires a very exhaustive exercise, because we are going to overhaul the entire process, and if any loophole is left, then again we will be on the back foot. But we are working on it, and the principal scientific advisor to the government is also, actively involved in it. Sri Shogat Rai ji. Sir, the Honorable Minister has mentioned Bharat Biotech as an example of a successful startup. Andhra people were saying that they are all proud of Bharat Biotech, which Suchitra Ella and others, they have also been, Krishna Ella and others, they have been awarded Padma Bhushan or something by the government of India. But I saw in the papers that the Bharat Biotech was producing Covaxin, and now the manufacture of Covaxin has been stopped because WHO has said that the manufacturing quality is not up to the mark, and they should stop producing the vaccine, and they should do up their manufacturing facility. Would the minister, since it concerns COVID vaccination, आपका प्रश्न क्या है? Will the minister kindly say what is the position with regard to Bharat Biotech, which he mentioned earlier, and manufacture of Covaxin? The Honorable Speaker, sir, there is a famous proverb in the English language: success has many fathers. So responding to the first part of the Honorable Member's question, it is right. Now Bharat Biotech is being owned by more than one state, because the person whom he named is an entrepreneur, very successful entrepreneur, Krishna. He was born in Chingalpet district of Tamil Nadu, then got himself trained in Karnataka and Bangalore, has some roots in Andhra. So now everybody, and then got funded from this department. So now that he is successful, everybody would own it, and there is no harm in doing so. Now as far as the second part is concerned, of course the nasal vaccine is now under trial, and we have not yet put it for manufacturing purposes. As far as the credibility of Covaxin is concerned, I leave that to the Health Ministry to respond to, because we are directly not engaged in that policy. No, as far as we are concerned, we conducted the trials which were successful, and then only it was developed and used for vaccination. Question number 485, Srimati Sangeeta Kumari Singh Dev. Question number 485. माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पत्र पर रख दिया गया. Sir, India had played a leading role in launching the Mission Innovation Global Initiative during the COP21 in 2015, and it continues to play a pivotal role in the Mission Innovation programs by participating in various areas of clean energy innovation challenges through collaborative projects, and also supporting startups at their early stage of innovation. In fact, under the leadership of our Honorable Prime Minister, India has climbed 35 spots in the Global Innovation Index, from being ranked 81st in 2014 to 46th in 2021. So now we are in the second phase of the Mission Innovation for 5 years, from 2021 to 25. My question to the Honorable Minister is, what goals, targets have been set under the Mission Innovation 2 and the initiatives taken by India so far? Thank you. I thank the Honorable Member through the Honorable Speaker. You would also be glad to know that Mission
innovation was born somewhere in 2015, and it was a follow-up of the COP21 meeting which was attended by Honorable Prime Minister. It's a matter of pride for us that the nomenclature Mission Innovation was also suggested by Shri Narendra Modi, and then it was adopted. Now we have 22 countries which are the members of this mission, and broadly speaking, in a single sentence, the objective is research and development of clean energy which is attractive, which is affordable, which is accessible to all. And in that direction only, the Mission 2 has also been taken up as a follow-up. Also, we have engaged in a wider synergism. Only 2 days back, we had biorefineries understanding as far as the mission, under the Mission Innovation, in which we are engaged in a private-public alliance, which they call in their parlance. Here we call it participation, with other countries like Netherlands, etc. So we are trying to integrate not only the public sector but also the private sector, not only domestically, even across, because the stakeholders are widespread. So there has to be a synergism between the academia, between the industry, between the startups, and also between the researchers, among the researchers, because otherwise we can't have otherwise it's not possible to have the sustainable startups, as I said. But I'm glad that now Mission Innovation in the second phase has categorized itself in different sections, and we are now catering separately for rural areas, for farmers, for young startups, for women. So I can give you the detail if you want. I still have also, and if you are interested, I can read out also, but I don't think the Honorable Speaker will allow that kind of time. Shri Jayant Kumar Rai, supplementary. Thank you, Honorable Minister. My second supplementary is very small. In your reply, it's mentioned that 36 biotech Kisan hubs have been established in collaboration with ICAR and in number of districts, including the aspirational districts. Mine is an aspirational district, so I won't restrict it to that. I would like to know that how many biotech Kisan hubs have been set up in Odisha, and especially Bolangir, and if not, whether it is likely to be established in the near future. Thank you, sir. No, you are right. I mentioned there we have set up biotech program called Biotech Kisan as a part of Mission Innovation. It's meant for enhancing and coordinating various central and state departments for biotechnological intervention in the farming sector to help both the women as well as farmers. And there are 15 agroclimatic zones in the country which also been taken into consideration. We have 25,000 households across the country. I am not carrying specifically the Odisha part, but I can read out this, the state-wise. That will be a long list, but I can separately provide you the Odisha list. Jayant Kumar Rai, question number 486, Sri Chandrasekhar Sahu. Question number 486. माननीय सदस्य सर मु ओडिया रे कहया पे परमिशन मागी ची जो क्वेश्चन सर मु पचार ची ओके ओके बाचस्पति महोदय मोर जो क्वेश्चन आज पचारि थिली हैंडलूम विवेश मान को ऊपरे मान्यवर मंत्री महोदय जो रिप्लाई देइचंती से रिप्लाई रे प्रकृत रे मु संतुष्ट नुहे कारण रिप्लाई रे क्लियरली कहिचन जे कोविड-19 रे समय रे जो इम्पैक्ट अछि सेटार विवेश मानकर ऊपरे जो सर्वे हेबा कथा सेमती किसी सर्वे ऑल ओवर इंडिया रे हेइनी स्पेसिफिक ओडिसा रे मध्ये हेइनी से जाओ आउ जो कथा गुड़ा सी देइचंती विभिन्न फाइनेंशियल एड हमको देइचंती स्पेसिफिक विवर्स मानकर हैंडलूम जोटा कि जो माने कि प्रकृत रे आम जदि देखिबा भारत वर्ष रे एवं ओडिसा रे जदि पर्टिकुलरली मु देखिबी ताले मु जो कन्स्टिट्यूएंसी रे आसी ब्रह्मपुर ओडिसा रो एवं अदर कन्स्टिट्यूएंसी मध्ये अछि ओडिसा रो बरगढ़ संबलपुर जोटा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मोर तेणु मु प्रकृत रे किछि गुटे स्पेसिफिक फाइनेंशियल बेनिफिट
पैकेज सेमान पय हेबा दरकार कारण 2 वर्ष जो भाव रे कोविड रे सेमानकर किछि व्यवसाय नहीं कि सेमाने बुणाकार माने बुणी पार नथिले कारण मार्केटिंग नथिला किंतु आमर ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गोटे स्पेशल पैकेज करी केवल बुणाकार नहीं ता सहित से भली कनेक्टेड समस्त डे टू डे लेबर्स मानक पई किसी फाइनेंशियल हेल्प एवं सुखिला खाद्य अन्य जिन देते तेणु मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन है मान्यवर मंत्री को जे आपका मूल प्रश्न क्या है? सर इस पर मैं आ रहा हूँ सर। जो कोविड-19 पेंडेमिक में सर जो वीवर्स जो एफेक्टेड समस्त होती सेमानक पई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एवं केंद्र सरकार किसी गुटे स्पेशल स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग तांको मूलदुआ को बढ़ावा इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ावा फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ावा सेमान किसी गुटे स्पेशल स्कीम विचार करुचंती की? माननीय अध्यक्ष श्री, जिस तरह से उन्होंने चिंता जताई है कि कोविड महामारी के समय सिर्फ वीवर्स के ऊपर नहीं पूरी दुनिया में उसकी असर हुई थी और सभी क्षेत्र को उसका सामना करना पड़ा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब कॉमन 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया उसके बाद में ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई। और इस समय एक भी कोविड में समय में हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे, लेकिन लाइवलीहुड कंपनियों के माध्यम से हमने संस्थाओं के माध्यम से उसी की शुरुआत करी और सबसे पहले 2020 में वोकल फॉर हैंडमेड और वोकल फॉर माई हैंडलूम माई प्राइड 2021 में दोनों हैशटैग करके हम लोगों ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से उनको इस अभियान में सोशल मीडिया के तरह उनको जागृत किया गया। हैंडलूम की चीज़ें किस तरह से खरीदी जाए, किस तरह से उनको बढ़ावा मिले, इसका प्रयत्न शुरू किया गया। जब कोविड के हालात हुए तब सबसे ज़्यादा ऑनलाइन जो हमारी मार्केटिंग स्किल है उसमें बढ़ावा दिया गया। जब कोविड के समय में ये विशेष अभियान किया गया कि पहले 6,000 लोग जेम पोर्टल पे ऑनलाइन थे, अब जब उसके बाद में कोविड के बाद में कम से कम हम लोगों ने 1.5 लाख व्यूवर्स को और संगठन को पोर्टल पर लाकर उनको उनकी बिक्री जो हुई 1,35,000 करोड़ की बिक्री हुई और जो ये आंकड़े हैं 22,000 तक के हैं। तो पूरा जो मार्केटिंग की स्किल है या तो बुनकरों की स्थिति है उसमें बदलाव करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। सभी स्टेट ने भी बहुत सारे सहयोग किए क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा गया था कि बुनकरों को सपोर्ट करें। इसमें ज़्यादातर केरल, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारों ने उसी समय उनकी जो छोटी कंपनियां होती है जैसे एपेक्स सोसाइटी तमिलनाडु में है, बोयोनिका, कोऑप्टेक्स जो है तंतुजा के माध्यम से भी इस चीज़ों की खरीदी करी गई और बुनकरों की स्थिति सुधारने में हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया। पार्लियामेंट्री सर बाचस्पति महोदय जो कथा मान्यवर मंत्री कहले सेल्फ हेल्प ग्रुप रे काम करवाटा ओडिशा रे सबुठु अधिक मान्यवर मुख्यमंत्री सहायता रही किंतु सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मास्क करछंती से मास्क हैंडलूम सेक्टर सहित कौन सी संपर्क थिबार मु जानिनी एटलिस्ट मो एरिया रे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मास्क करछंती टेलरिंग करछंती से माने टेलर्स माने सिलौछंती से मास्क होउची। एनीवे मोर द्वितीय सप्लीमेंटरी है मान्यवर मंत्री महोदय जे मोर क्षेत्र ब्रह्मपुर रे एवं पाख अंचल रे बहुत हैंडलूम वीवर्स अछंती जो माने कि तांकर गोटे भल स्कीम करिया पई ब्रह्मपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे सेंट्रल रो आपणकर सिल्क बोर्ड टीम को डाकी थिले एवं सेंट्रल सिल्क बोर्ड टीम जाइथिले सेमाने गोटे सर्वे करथिले। सर मते 1 मिनिट सर से गोटे सर्वे करथिले से सर्वे रे सेमाने जो गोटे प्रपोजल दैछथि नहीं सर 1 मिनिट सर 1 मिनिट से प्रपोजल रे मु मान्यवर मंत्री टू जानियो चाहूची से प्रपोजल रे गोटे सेल्फ बारे सेंट्रल गवर्नमेंट
उनकी चिंता वाजिबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीवर्स भी उड़ीसा में है। लेकिन हम लोगों ने 5,297 वीवर्स को इसके लिए सहायता प्रदान करी है, उनको कौशल उत्पन्न किया है और 82 बुनकरों को वर्कशेड की सहायता दी गई है। राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज मुझे अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हैंडलूम सेक्टर के बारे में मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से रिप्लाई दिया हुआ है और मंत्री जी सूरत से ही आते तो टेक्सटाइल के प्रॉब्लम उनको ज़्यादा पता है और टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुंबई में जो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के तहत मुंबई में टेक्सटाइल मिलों के हजारों श्रमिकों की दयनीय हालत के बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी के दौरान एनटीसी के अधीन मुंबई के 4 टेक्सटाइल मिलों को बंद कर दिया गया था। तभी से इन मिलों के मजदूरों को वेतन का महज 50% ही मिल रहा है और वह भी 2-3 महीने के बाद, जिससे उन्हें अपना माननीय सदस्य प्लीज मिल मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वो टेक्सटाइल मिल चालू करके वो मिल मजदूरों को उनको 100% तनख्वाह मिलनी चाहिए और वो मिल मजदूर जिस घर में रहते हैं वो डिलैबिटेड कंडीशन में बारिश में वो गिर सकते हैं तो क्या मंत्रालय के माध्यम से उनके पक्के घर देने की योजना है? मेरे क्षेत्र में अभी मुंबई से और एनटीसी मिल जहाँ पे भी लगी है वहाँ के सांसदों ने ये चिंता व्यक्त की है और ये हैंडलूम से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, फिर भी एनटीसी मिल के लिए गए निर्णय के बारे में हम लोग आपको भविष्य में बता देंगे। राम शिरोमणि जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मौखिक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी से आप ये जानना चाहते हैं, समय हो जाएगा, 1 मिनट में सेकंड में पूछो। माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि देश भर में हथकरघा के क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से हथकरघा बुनकरों को व्यापार और आय में काफी प्रभाव। माननीय मंत्री जी, बुनकरों के लिए कभी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई और खास करके उन्होंने यूपी में बोला है, तो मैं बताती हूँ कि वहाँ से जो ऑनबोर्ड किया गया उसके माध्यम से ये आर्टिजन को 22 करोड़ का ऑर्डर भी 7 प्रोड्यूसर कंपनी से मिला है। तो सभी राज्यों ने अपनी अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है जिसके माध्यम से वो बुनकरों को सहायता प्राप्त की जाए। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित जो दस्तावेज फगन सिंह पुलिस से फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के नाम से अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री दानवे राव साहेब। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री अर्जुन मेघवाल जी। सभापति जी, आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर जो श्री पंकज चौधरी जी के नाम पे जो कागजात अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूँ। With your permission and rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7 on the Ministry of Textile as per the today's revised list of issues. Item number 8, Shri Som Prakash ji. Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 8 on the revised list of issues for today. Number 9, Shri Devu Singh Chauhan ji. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष
उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखता हूँ। महासचिव महोदय, But I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th April 2022, agreed without any amendment to the Chartered Accountant, the Cost and Works Accountant, and the Company Secretary's Amendment Bill 2022, and the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022, as passed by Loksabha. से माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 5 अप्रैल 2022 को सभा में प्रस्तुत अपने 7वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति माफी प्रदान की जाए। क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप अनुमति माफी प्रदान करती है? सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। आइटम नंबर 12, श्री रमेश विधुड़ी जी। आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के 14 प्रतिवेदन के अंतर्गत सिफारिश है टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विचारण की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रस्तुति प्रस्तुत करता हूँ। Item number 13, Dr. Shashi Tharoor ji. While expressing solidarity with my party, I wish to lay 3 statements, Hindi and English versions, showing further action taken by the government on the recommendations contained in the 28th, 29th and 31st action taken reports of the Standing Committee on Communications and Information Technology 2021-22 as listed against my name, and I express solidarity with my Ramesh Viduri ji. अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 15, श्रीमती मंजुलता मंडल जी। Position I write to lay on the table 169 report Hindi and English version of the Standing Committee on Commerce as listed against my name at serial number 15 in today's order paper. Thank you. 15 प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to present 33rd report of the Business Advisory Committee. शून्यकाल श्री अशोक कुमार यादव। सभापति महोदय, मधुबनी लोकसभा अंतर्गत दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित अहिल्या स्थान ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। कथाओं के अनुसार माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी तथा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। हिंदू परंपरा में इन्हें सृष्टि के पवित्रतम 5 कन्याओं में एक गिना जाता है और इन्हें प्रातः स्मरणीय माना जाता है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से इसी स्थान पर भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया और तत्पश्चात ईशान कोण से चलकर वे ऋषि विश्वामित्र के साथ विदेह नगरी जनकपुर पहुंचे, जहां इस पौराणिक स्थल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। वहीं 2013 में ही इस स्थल को पुरातत्व विभाग भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है। तथापि वर्षों से पुराने मंदिर वहां अवस्थित है, वो जीर्ण अवस्था में है। मैं भारत सरकार के संस्कृति मंत्री से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि वहां पर जो मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है और जीर्ण अवस्था में है, उसको जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। ऐसा सरकार से मैं मांग करता हूं। धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं, जब यूक्रेन के सिचुएशन पर जब चर्चा के लिए इन लोगों ने पूछा था, डिटेल में चर्चा हो गया है और माननीय हरदीप सिंह पुरी जी जो पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने इंटरव्यू करते हुए भी पूरा डिटेल में उत्तर दिया है। और इन लोगों ने ही पूछा था, मांगा था कि यूक्रेन पर चर्चा हो जाए। इसमें इंटरव्यू होते ही पेट्रोलियम मंत्री डिटेल में उत्तर दिया है और अभी माननीय विदेश मंत्री उत्तर देने जा रहा है। इन लोगों को चर्चा नहीं चाहते हैं क्या? इन लोग चाहते हैं क्या? कृपया मैं अपील करता हूं, आई अपील टू देम, काइंडली पार्टिसिपेट इन द डिबेट। ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वुड लाइक टू रिप्लाई इन डिटेल। Kindly listen to the reply. This is my appeal.
श्रीमती गीता कौड़ा जी बोल रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत चकंदरपुर रेल मंडल में पिछले 2 वर्षों से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर लोकल ट्रेन डीएमयू एवं ईएमयू ट्रेनों का परिचालन रेलवे मंत्रालय द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार इस्पात एक्सप्रेस, टाटा नकुलम शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस भुवनेश्वर, संबलपुरी टाटा ईएमयू बिलासपुर, ये आदि ट्रेनें बंद है अध्यक्ष महोदय। और आम जनों का रेलवे बोला जाता है, लेकिन ये ट्रेनों का परिचालन भी बंद है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आपने पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ा दिया है। आम जनों के साथ आखिर आप न्याय कब करिएगा? पेट्रोल डीजल का दाम भी कम किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास की ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जबकि विदित है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जात एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस में छूट के साथ ही आय सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है। जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं को यह सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई। महोदय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले अधिकतर छात्र और युवा ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दुर्बल आय वर्ग के परिवारों से आते हैं। इन्हें स्वयं को वर्तमान की कड़ी प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के लिए अपने आप को तैयार करने में ज्यादा समय देना पड़ता है और जब तक के प्रतियोगी अपने आप को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर पाते हैं, तब तक आय की सीमा के कारण परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के प्रतियोगियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रदेशों ने, जैसे गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सेवाओं में इस वर्ग के छात्रों की प्रतियोगिताओं में 5 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। अतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में प्रतियोगी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए देश और सभी प्रदेशों में ऐसे प्रतियोगियों की आय सीमाओं फीस में छूट प्रदान करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। श्री रंजीत सिन्हा निम्बालकर जी, श्री दिनेश चंद्र यादव जी जी। चला अरे ये शुरू हुई, मेरा माइक शुरू हुआ है। आपका माइक। निर्माण में कोसी नदी पर 13.3 किलोमीटर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 10.1 किलोमीटर पुल एवं पूर्वी बकौर के तरफ से 2.1 किलोमीटर एवं पश्चिमी भेजा के तरफ से 1 किलोमीटर अप्रोच का निर्माण होना है। इस निर्माणाधीन पुल क्षेत्र में 14 पंचायत अवस्थित है, जिसकी आबादी लगभग 1,75,000 है। इसके बीच कई अन्य पथ भी हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है, जिसके बीच कोसी नदी भी है। उक्त लंबे पुल के बीच कहीं भी पुल के ऊपर चढ़ने एवं उतरने की सुविधा नहीं दी गई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस लंबे पुल के बीच आबादी में बने पथ से जोड़ने के लिए आंदोलन भी किया जा रहा है। इसी कोसी नदी पर अप स्ट्रीम भपटियाही में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन पथ पर एवं रेलवे लाइन पर 1.9 किलोमीटर पुल बना है। माननीय मंत्री जी कई बार कह चुके हैं, गडकरी साहब, कि आम लोगों को विकास से जोड़ना है। ऐसे में 14 पंचायत के 1,75,000 लोगों को छोड़ देना विकास यात्रा के विपरीत है। आग्रह है कि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन की सुविधा मिले, इसलिए जनहित में इस लंबे पुल के बीच 100 नंबर के पिलर के सामने पुल पर आने जाने की सुविधा सरकार दिलाए। यही हम आग्रह आपके माध्यम से करना चाहते हैं। डॉक्टर श्रीकांत सिंधे जी। धन्यवाद
सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न है वो इंटरनेट सुविधा से संबंधित है। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस है और वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है। तो नौसेना युद्धपोत ट्रॉफी के बारे में कुछ है विषय आपका? क्या? नौसेना युद्धपोत ट्रॉफी? नहीं, चेंज किया है सर। चेंज किया तो बताना चाहिए। चेंज किया प्लीज। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज है और वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष के बजट में घोषणा की है कि इन सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्राहक अपने अकाउंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकेंगे और मनी ट्रांसफर विद इन द पोस्ट ऑफिस हो या अदर बैंक्स में हो वो कर पाएंगे। भारत सरकार की योजना घोषणा जो है वो सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में सारे पोस्ट ऑफिस में मूलभूत सुविधा जैसे इंटरनेट का अभाव है, और अगर है भी इंटरनेट तो स्पीड बहुत कम है। प्रतिदिन इसके कारण ग्राहक, जिसमें किसान है, वरिष्ठ नागरिक है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको असुविधा होती है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और कार्य जो है ऑनलाइन होते हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता है। पूरे देश में पोस्ट ऑफिसेस की कनेक्टिविटी 2 सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से की जाती है। प्राइमरी जो है वो BSNL MTNL और सेकेंडरी जो है सीफी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 12/10/2020 के जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार पोस्ट ऑफिस इंटरनेट सेवाओं को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ BSNL MTNL के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 64,700 इंसिडेंट्स ऑफ लिंक फेलियर है 2021-22 में MTNL और BSNL के, और 15,134 जो है वो सीफी के हैं। BSNL MTNL का 4G इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह से संचालित नहीं हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस में इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव के कारण जो कार्य बाधित होते हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो वर्तमान गाइडलाइंस है उनमें संशोधन करके पोस्ट ऑफिस को ऑप्शन दिया जाना चाहिए। सर खत्म कराओ। ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से अन्य नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवा ले सके जो बेहतर कनेक्टिविटी दे सकते हैं, और एक निर्धारित समय सीमा के सारे पोस्ट ऑफिस में 4G कनेक्टिविटी का प्रावधान दिया जाए, जिससे भविष्य में कोर बैंकिंग सोल्यूशन से इंटीग्रेट करने की घोषणा। Thank you, Chairman, sir. So I'm very happy Honorable Railway Minister is here. So I'm raising very important point regarding Silver Line. Yeah, over. Walkout is only 3-4 minutes. That is over. Sir, in Kerala, Rail Development Corporation joint venture organization jointly established by Government of Kerala and Ministry of Railways, Government of India with 49% equity. Am I correct, Honorable Minister, sir? 49 equity of Indian Railway. I would urge the Ministry of Railways, Government of India, who hold 49 equity in the government, to withdraw and cancel its equity and take from Kerala Rail Development Corporation on absolute ethical grounds, as the Kerala Rail Development Corporation nothing but an instrument of political agenda, a vehicle of vendetta against people and violator of rights of people. The K-Rail Limited unethically uproots people from their homes and properties in the name of establishing Silver Line. Sir, Honorable Chairman, the Ministry of Railways must revoke and cancel all any permissions sanctioned to K-Rail, including Railway Board letter number 2018 JV Cell General SPV policy for land acquisition in the principal approval IPA that was granted by the Government of India for taking up free investment activities, including payment of land acquisition, detailed project report, concession of boundary wall. Sir, very important point. Ministry is here. I want to reply to the Minister, sir. Access road site office, temporary construction must be revoked. I demand that the Finance Ministry must revoke and cancel approval given by to Kerala government to obtain external or bilateral loan. Sir, in Kerala, in this issue, the BJP party is also agitating. In this issue, Kerala issue. Here, the Government of India, Ministry of Railways giving in principle approval, and also Ministry of Finance also given approval for discussion with the various international agencies for getting loan. One side you are agitating in your party, Honorable MOS V. Muralidharan also leading the agitation in Kerala. But here,
What is your stand? Here you are giving all the... Sir, let me complete. Sir, here, Honorable Railway Minister is here. I am raising very important. It's a very burning issue. Issue is raised. Sir, we can't go to our constituency because the Kerala government is doing the Silver Line Care Rail Corporation is entering all the properties, all the houses. They are putting the stones. Sir, 1 minute, I am concluding, sir. Sir, Chairman, sir, please at least you have the sympathy with us. Sir, what I am saying is, I want to know from the government. One side BJP is in Kerala, BJP party is agitating against this project in Kerala. Here, our honorable Sir, thank you for giving me the opportunity for raising an important issue pertaining to railway. You are not concluding. Minister in my Vijayanagaram parliamentary constituency. Sir, I am not taking this. Sir, last sentence, please. Sorry, I am a very disciplined member. Senior member also. Yes, I am a very disciplined member. So I am a very disciplined member in this house. Okay, now please conclude. I am a disciplined member in the house. Whatever their advice, I am always agreeing. But this issue, in my constituency, also thousands of people thrown away for this project. That's why I am very sentimentally, emotionally, I am raising this issue. You must understand our feeling. Okay. So the Honorable Minister is here. Government should clarify that. Sir, now allow me. Honorable Railway Minister is here. So I am asking Honorable Minister, through you, sir. No. Whether this... Honorable Chairperson, sir, thank you for giving me the opportunity raising an important issue pertaining Railway Minister in my Vijayanagaram parliamentary constituency. Construction of limited height subway line at level crossing at unmanned level VS04 and Bubbli Salur line for free movement of people and vehicular traffic to YSR Jagananna Nagar and YSR Jagananna colonies in the area. If it is constructed, almost 17,000 economically weaker section people would get benefit. To those who are getting Pakka houses under the YSR Jagananna Nagar PMAY urban housing scheme and Jagananna colonies. I have already submitted a request to the DRM East Coast Railway, Walter Division, Visakhapatnam with an estimate of Rs 5.73 crores on 23/11/21. It seems to no action taken by the officers concerned in this regard. Hence, I would request the Honorable Minister for Railway through you, sir, kindly consider my proposal and see the sanction to be considered at the earliest. Thank you, sir. Shri Pradyut Bardoli ji. Assam and Northeast became a part of British India very late. But when the Britishers came to Assam, they introduced the local time in Assam so that the people, that time the administration could utilize and optimize the efficiency and productivity in the industrial activities. So in the aftermath of independence, the IST has been imposed and we are back to square. Why I am telling you, sir, from the eastern fringe of the northeast, from eastern Arunachal Pradesh, a place called Jairampur and Vijayanagar, and from there to Jaisalmer and Gujarat, sir, there is a difference of about 30-degree longitude. That means that the time difference is almost 2 hours. Sir, when we have a single time zone, the people of Northeast are discriminated because we lose precious daytime hours and productivity. So it creates a lot of problem, and after independence with the imposition of IST, Assam became a land of lahe lahe. That means Assam became very slow. That is why we want to optimize the productivity and efficiency. We should have different time zones. You will agree with me, sir, different nations across the world have different time zones. Bigger nations, like USA has got 11 time zones, France has got 12 time zones. Sir, why can't we have a separate time zone for the Northeast to optimize and utilize our productivity of the people? That is my concern and that is my request to the Government of India. Steadily raising it again and again, and I support what Shri Rajendra Gavit ji. Adhyaksha Mahoday,
मेरे संसदीय क्षेत्र में 42 खलासी आदिवासी मछुआरे पिछले 3 महीने से लापता है। गुजरात में अधिक मजदूरी मिलने के कारण वो ओखा और पोरबंदर जो है गुजरात में, वो वहाँ से पालघर के तलासरी, डहाणू और पालघर विक्रमगढ़ तालुका के काफ़ी आदिवासी युवक जो है मछली पकड़ने के लिए गुजरात जाते हैं। वो गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर पे अशिक्षित होने की वजह से वो गलती से पाकिस्तान सीमा के आगे जाने से पाकिस्तानी सीमा ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक 347 भारतीय कैदी अभी भी लांदी जेल कराची में है, कुछ 2017 से जेल में है। जेल की अवधि पूरी होने के बावजूद भी भारतीय कैदी को रिहा नहीं किया जाता। पाकिस्तान सरकार ने भारतीय कैदियों की उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की है, लेकिन भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय जो है उस समझौते के अनुसार उन्हें रिहा नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, जेल में बंद कम से कम 8 कैदी जो है सब मेरे मतदार संघ के हैं, जहाँ ये गुंडनपाड़ा तलासरी से मेरा पालघर निर्वाचन क्षेत्र है। जानकारी के अनुसार सर, ये भारत के कुल 608 कैदी जो है अभी भी पाक के जेल में है और इनमें से 347 कैदी अपने जेल की सजा पूरी कर चुके हैं। सर, ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था 6 नवंबर को। वहाँ ये श्रीधर चमरे जो है पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने ओखा और पोरबंदर के पास उसको गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी। मेरे यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो 42 आदिवासी जो खलासी जो है मछुआरे, उनके बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करे और शीघ्र गति से श्री आर के सिंह पटेल जी और लापता आदिवासी युवकों को उसको न्याय श्री आर के सिंह पटेल जी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत उस क्षेत्र के गरीब तबके के जो मरीज हैं उनको सुविधाएं देने के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, 200 शैय्या का हॉस्पिटल मातृ शिशु चिकित्सालय बनाया गया है और निर्मित हो गया है माननीय सभापति महोदय खोहग्राम में, जिसको कोरोना कार्यकाल के दौरान कोरोना सेंटर के रूप में भी बनाया गया और उसमें कोरोना के मरीज भर्ती किए गए। किंतु कोरोना खत्म होने के बाद उस अस्पताल का उपयोग अब इस समय नहीं हो पा रहा है। महोदय, जिला चिकित्सालय चित्रकूट में डिलीवरी वार्ड में भीड़ भाड़ बनी रहती है तथा जगह का अभाव रहता है। गर्भवती महिलाओं को बेड की कमी होने के कारण जमीन पर लेटा करके ही उनकी दवा इलाज की जाती है तथा इसी प्रकार जनपद बांदा में भी 300 शैय्या का उच्चीकृत मंडलीय चिकित्सालय का निर्माण कराया जा चुका है, किंतु मशीनरी और स्टाफ की कमी के कारण वहां पर स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है और मशीनरी उपकरण नहीं अभी तक वहां पर दिए गए हैं, जिसके कारण ये दोनों अस्पताल बांदा का और चित्रकूट का अभी चालू नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट में और बांदा में दोनों मातृ शिशु चिकित्सालय जो निर्मित हो चुके हैं, एक 300 शैय्या का, एक 200 शैय्या का, उनमें स्टाफ की भर्ती करके उनको तत्काल चालू कराए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है। श्री ओम पमराजे निंबाळकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देशातील EPS 95 पेन्शनधारकाची व्यथा आज मी शून्य प्रहाराच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून सरकारच्या लक्षात आणून देतोय। अध्यक्ष महोदय, जवळपास 70 लाख EPS 95 चे पेन्शनधारक आहेत। जवळपास त्यांच्या सेवा काळामध्ये त्या कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातनं 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये इतकी रक्कम त्या ठिकाणी कपात होते। अध्यक्ष महोदय, पण ज्यावेळेस ते सेवानिवृत्त होतात आणि सेवानिवृत्त झाल्याच्या नंतर त्यांना पेन्शन देण्याची वेळ येते त्यावेळेस मात्र केवळ 500 रुपये ते 2500 रुपयापर्यंत त्या ठिकाणी त्यांना पेन्शन दिली जाते। मला वाटतंय आजच्या महागाईच्या जमान्यामध्ये ज्या महागाई ज्या गतीनं वाढलेली आहे त्याच्यामध्ये 500 रुपयामध्ये ते 2500 रुपयामध्ये त्या माणसानं कसं त्याचं जीवन व्यतीत करायचं, मला वाटतं ह्याचा विचार सरकारनं करणं गरजेचं आहे। आणि याच्याच बाबतीत कोश्यारी समिती त्या ठिकाणी स्थापन केली होती। कोश्यारी समितीनं 8 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी शिफारस केली की 7500 रुपये आणि महागाई भत्ता दरमहा त्यांना देण्यात यावा, पण अध्यक्ष महोदय अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली नाही। एवढंच नाही, सुप्रीम कोर्टानं 4/10/2016 रोजी त्या ठिकाणी आदेश दिला
त्या आदेशाची सुद्धा अंमलबजावणी त्या ठिकाणी केली गेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी कळकळीची विनंती आहे की EPS 95 चे पेन्शनधारक कित्येक दिवसापासून आंदोलन करतायत, कित्येक वर्षापासून आंदोलन करतायत. त्यांची व्यथा समजून घेऊन त्या ठिकाणी त्यांची जी न्याय मागणी आहे 7,500 रुपये दरमहा पेन्शनची त्या ठिकाणी मान्य करावी आणि त्यांना न्याय द्यायचं काम सरकारनं करावं, ही कळकळीची विनंती आहे. सेंड द स्लिप. ओके बारने जी. माननीय सभापति महोदय, मेरी बात मैं मराठी में रख रहा हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून गेली अनेक वर्ष केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहे. आजपर्यंत केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्राचीन परंपरा असलेली मराठी भाषा, अनेक बोली भाषा असलेली मराठी भाषेचा 2220 वर्षापूर्वीचा शिलान्यास देखील आहे. ज्ञानेश्वरीत मराठीचा उल्लेख अतिशय सुंदर केला आहे. माझा मराठीचा बोलू कौतुके, परी अमृतात तेई पैजा जिंके, ऐशी अक्षरा रसिका मिळविल. हजारो वर्षापूर्वीची परंपरा राहिलेली मराठी भाषा, मराठी वाङ्मय साहित्य यांचे लेखन संत ज्ञानेश्वरांच्या पासून संत तुकाराम, वि. स. खांडेकर, विदा करंदीकर, पु. ल. देशपांडे, भालचंद्र नेमाडे, मंगेश पाडगावकर याबरोबर अनेक साहित्यिकांनी मराठी भाषेत साहित्य लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मराठी माणसाला मराठी भाषेचा अभिमान आहे. लाभले आमास भाग्य बोलतो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐकतो मराठी, धर्मपंथ जात एक जाणतो मराठी, एवढ्या जगात माय मानतो मराठी, बोलतो मराठी ऐकतो मराठी, जाणतो मराठी मानतो मराठी. माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याकडून केंद्र सरकारकडे विनंती राहील, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा व लवकरात लवकर मान्यता मिळावी अशी विनंती करतो. धन्यवाद. सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी. Thank you very much. At the outset, let me congratulate your department for whooping increase in the budgetary allocation under PMJSY scheme for the year 22-23. As you are aware that the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched by the Government of India to provide connectivity to unconnected inhabitants as a part of the poverty reduction strategy. As the budgetary allocation under the said scheme is raised by 36% to the 19,000 crores, I would like to apprise you that since past 3 years, Maharashtra as a state is being neglected. There has been no construction of new road under PMJSY. This pains to my heart. I would like to request you to kindly intervene and issue the fresh directives to the department so as to consider the list of the proposals sent by the government of the Maharashtra under PMJSY third phase. The proposal along with the DPR is sent to the central government. In Rural Development Department, last 6 months it is being pending. I would request through you, sir, it should be sanctioned immediately without any further delay, and the injustice made to the Maharashtra and especially in my Raigad parliamentary constituency, it should be done as early as possible. Thank you very much. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आंगनवाड़ी में काम करने वाली कुछ बहनें हैं जो सेवा भाव से काम करती है, उनकी एक समस्या के बारे में भारत सरकार की संस्कृति में महिलाओं के प्रति भारतवासियों का इमोशनल झुकाव भी रहता है. हमने भारत की भूभाग को भी मां माना है तथा हमारे यहाँ देवी शक्ति रूप में देवताओं से पूर्व महिला शक्ति को सर्वोपरि माना है. नवरात्रों के इस पर्व के वक्त भी हम शक्ति दायिनी मां भगवती को ही मानते हैं कि जो ऐसे अधर्मी लोगों का विनाश करती है. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद पीड़ित बनकर, विक्टिम बनकर रेडियो टेलीविजन अपने झूठे कुकर्मों को ढकने का प्रयास करता है तथा लोकतंत्र में भारत तेरे टुकड़े होंगे के समर्थन में कहता है आदमी की फंडामेंटल राइट्स है उसका वो कि वो अपनी बातें रख सके. वो कहता है शाहीन बाग, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर सड़क रोकने वाले लोग उनको भोजन परोसा जा रहा था और कह रहा था ये उनका राइट अधिकार है. वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के कसीदे पढ़ने वाला वो मुख्यमंत्री परजीवी द्वारा दिल्ली में लगभग 10,000 आंगनवाड़ी कर्मचारी बहनों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकलवाया जा रहा है कि उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी कुछ जायज मांगों के लिए
दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर धरना दे दिया था। जो बहनें मामूली से मेहनताने पर गरीब परिवारों की गर्भवती बहनों के स्वस्थ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, एक मिनट सर, कुपोषण जैसी बीमारी से बचाने के उपायों के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती हैं, अपना पूरा संपूर्ण जीवन सेवा में लगाती हैं। आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली सरकार से वो जो 1000 कुछ बहनों को सस्पेंड किया गया है, केवल अपनी बात रखने के लिए उनके घर धरने पर बैठी थी, उनके साथ न्याय किया जाए। आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 425 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤਰਫ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਕਾਇਆ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਲੋਪੋਕੇ ਔਰ ਅਟਾਰੀ ਦੀ 3801 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ 12,438 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ। 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਹੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। श्री प्रताप राव यादव जी नहीं धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार द्वारा अरहर दाल के आयात को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके कारण अरहर दाल और तुअर के दामों में गिरावट देखी जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी फसल की लागत भी निकालना मुश्किल हो रही है। अंततः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अरहर दाल के आयात पर तत्काल जून महीने तक रोक लगाई जाए, ताकि किसानों की निकाली हुई तुअर की फसल बाजार में बिक सके और अरहर दाल को उचित दाम मिल सके। अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता अनुसार अरहर दाल का आयात किया जाए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस संबंध में अवश्य निर्देश देते हुए किसानों के हित में कार्रवाई करेंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद। Person, sir, for allowing me to speak in this 0 hour about a very important topic, disaster management assessment. Honorable Chairperson, sir, I would like to bring to the notice of this House how primitive our procedure for the assessment of a disaster situation. Firstly, the time taken to constitute a disaster assessment team and to deploy it to a site after a disaster has struck is lengthy, often taking several weeks after a disaster has struck. Additionally, it takes even more time for the team to be constituted and a plan to be developed and the logistics arranged for these teams to assess the site after a disaster after it has struck. Honorable Chairperson, sir, the methods of assessment are also primitive and done manually as opposed to being mechanized and digitized.
After a few weeks have passed from the commencement of a natural disaster, important information regarding the intensity of the disaster is lost and the severity is underplayed due to the ineffective assessment modules, and therefore the requisite assistance is not provided. And therefore, Honorable Chairperson, sir, particularly for coastal states like my own, natural disasters such as floods and cyclones are a yearly occurrence due to our geography. Through your Chairperson, sir, I request the Ministry of Home Affairs to improve our disaster assessment mechanism so that states are supported in the correct manner during their time of need. Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। एक विषय को लेकर मैं पिछले 5 साल से सदन में उठा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुंबई शहर में बीडीडी चाल की कॉम्प्लेक्सेस है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है, वर्ली, नायगांव, नामाजोशी मार्ग, शिवड़ी। अब ये 3 जो कॉम्प्लेक्स है वो राज्य की सरकार के जमीन पर है। राज्य की सरकार ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, ये बीडीडी चाल जो पुरानी है, 100 साल पुरानी, गिरने को आई है, उसका पुनर्विकास करने का राज्य की सरकार ने एक कानून बनाया। अब उसमें उनको 650 स्क्वायर फुट की जगह फ्री में मिलने वाली, अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना राज्य की सरकार कदम नहीं उठा पा रही है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को प्रार्थना करता हूं कि भैया बहुत देर। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आइटम नंबर 17 पे जो बिल लगा हुआ है, हम अनुरोध करते हैं आपसे कि जो आइटम नंबर 18 में अप्लाई हो जाए, बिल बाद में ले ले जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आइटम नंबर 18 इसको लेते हैं, चर्चा का जवाब माननीय मंत्री जी थोड़ा बाद में कर लेंगे, प्लीज बैठिए, तो रिप्लाई बाद में कर लेंगे, बाद में। ठीक, यस यस, थैंक यू। I first of all thank all the honorable members for their views, concerns and sentiments about the ongoing situation. Very pleased that 4 ministers spoke on this matter, because these ministers went to the neighboring countries, they participated in the evacuation operations, and they brought a ground perspective which was very important for the House to listen to. Honorable members would all agree, national beliefs and values, by our national interest and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honorable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. Sir, the conflict in Ukraine has had significant consequences for the global economy and for our national economy. Like all countries, we too are assessing the implications and deciding what is best for our national interest. Members are aware that in a complex and globalized world, every nation takes into account the reality of interdependence. Therefore, even as they express their position in words and deeds, they also adopt policies
that safeguard the well-being of their population. As a result, we have seen, even in Europe, that energy flows continue despite tension. Similarly, a conscious effort was made to insulate the fertilizer market from volatility. There are numerous other measures in different domains, including financial and payment carve-outs. Even non-essential goods that have salience for individual economies have been factored in the equation. So what should India do in these circumstances? At a time when energy costs have spiked, clearly we need to ensure that the common person in India is not subject to an additional and unavoidable burden. Similarly, fertilizer prices have a direct implication for the livelihood of the majority of our population, and indeed for food prices for all of us. Even the security of the nation is at stake as we maintain our defense posture in the manner that the current security challenges warrant. All these, Speaker Sir, are legitimate pursuits of national interest by India. They are similar to what other nations are doing from their particular perspective. Attributing a political coloring to it is uncalled for, it is unfair. I do not even wish to get into which country is doing how much. Eventually, the numbers will speak for themselves. Additionally, there was a natural concern for our citizens, especially our students, who were trapped in conflict zones. The House will recall that I had made a suo motu statement on this subject. But some comments were made yesterday about Operation Ganga. I would like to respond to that a little later. Now, keeping these factors in mind, what should be our national strategy? The government believes that it should have 4 elements. 1, in terms of diplomacy, India continues to press forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia, including at the level of their presidents. Prime Minister has spoken to them both himself in this regard. This was precisely the message that was conveyed to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov when he was in Delhi. If India can be of any assistance in this matter, we will be glad to contribute. 2, the ground situation calls for urgent humanitarian relief. We have already provided 90 tons of relief material, and I was glad to see that many honorable members yesterday noted it and appreciated it. And we did it even while we were in the middle of an evacuation. So I think that also is a factor that should be recognized. Ukrainian Deputy Prime Minister Yulia Svydorenko called me a few days ago to request the supply of more medicines. The House will be glad to know that this is underway and delivery should start very soon. 3, we will work with the international community and partner countries to mitigate the economic hardships that are resulting from this conflict. Obviously, our focus is to soften its impact on our own economy. But equally, there are partners who are going through very tough times. Coordinating on lowering energy prices is one collective initiative. In the case of a neighbor like Sri Lanka, we are even supplying fuel on credit and food on credit. Food security is another major concern. India has been approached for the supply of wheat and sugar by many countries, and we are responding positively. The House will be glad to know that whether it is basmati rice, non-basmati rice, sugar, wheat, we have in fact our exports in the last quarter has gone up very, very substantially. We have delivered for the world
in terms of vaccines. We did it earlier for medicines. So I would like to assure the House, sir, through you, that we will also step forward where global demands for food, grains, and other materials are concerned, and we will do it in a manner that is helpful to the global economy, which will not take undue advantage of countries in distress. 4, there are issues like the supply of edible oil. Some members referred to it yesterday because we import sunflower oil in very large quantity from Ukraine, or of fertilizers that I spoke about. Now, our commercial diplomacy has to find additional sources to address this disruption. There could be more such examples in the day to come, and I would like to apprise this House, sir, through you, that whether it is the supply of lentils, whether it is the requirement of raw materials for fertilizers, we are in different ways, whether it is edible oil, from Mercosur to Kazakhstan, Tanzania and Australia, to Canada. We are really looking today at global markets to see how we can lighten the burden for the common people in India as a result of this crisis. Let me say, sir, that overall, therefore, India's approach will be to promote dialogue to end the conflict, mitigate economic distress for itself and for the world, and to work with its partners to these ends. I can also say that many other nations who have engaged us recently at the level of Prime Minister, at my level with other ministers, they share such a view. Many of them are glad to work with us. Many of them are pleased that we have taken the lead in many of these issues. I would, sir, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से मैं सदन को ऑपरेशन गंगा के बारे में भी बताना चाहता हूँ। कल इस पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई और यह ठीक है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, हमारा अनुभव जो है वो भी सदन जाने, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि जो 4 मंत्री जो वहाँ गए, जिनका डायरेक्ट हैंड्स ऑन वहाँ तजुर्बा था, वो कल सदन के सामने बोल पाए। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ, स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया, और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि भारत कर रहा है तो हमें भी हमारे साइड से ऐसा कुछ करना चाहिए। कल एडवाइजरी की बात हुई और बहुत लोगों ने, इसमें यह स्वाभाविक है कि लोग कहें ऐसे क्राइसिस में कि आपने जल्दी किया या नहीं किया, या आपको किसी और तरीके से करना चाहिए था, या आपके शब्द के प्रयोग में कुछ कमी रह गई। मैं हाउस को समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारी एडवाइजरी का प्रभाव कुछ नहीं होता या लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो 4,000 हमारे नागरिक उस समय कॉन्फ्लिक्ट के पहले क्यों निकले? वो इसीलिए निकले क्योंकि उनको समझ में आए
कि एडवाइजरी का महत्व क्या था, कि हम हर रोज़ एडवाइजरी इशू नहीं करते। जब कोई किसी भी राजदूतावास का एडवाइजरी है कि जो नॉन एसेंशियल लोग जो हैं वो देश को छोड़ के घर वापस चले जाएं, तो लोग उसको मानते हैं। पर हाउस का पूछना कि सब लोग क्यों नहीं गए, ये भी स्वाभाविक है। और ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, और एक ज़माने में हम सब स्टूडेंट थे, तो हम 20 साल के हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या होता है? स्टूडेंट सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, जो स्टूडेंट एडवाइज़र होते हैं, कंट्रैक्टर होते हैं, उनसे पूछते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उनको लगा एक कि अगर वो उस समय यूक्रेन छोड़ के भारत चले जाएं तो कहीं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और ये फीलिंग इसीलिए हुआ कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस समय ऑनलाइन कोर्सेस देने से भी इनकार कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि कीव में एक यूनिवर्सिटी था, उन्होंने कहा कि हम तो ऑनलाइन पे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ओडेसा में एक था, उन्होंने कहा कि हम 25 फरवरी तक ही दे सकते हैं ऑनलाइन। एक खार्किव में यूनिवर्सिटी था, उन्होंने राजदूतावास उनको फ़ोन करती रही, उन्होंने किसी को भेजा भी वहाँ, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं थे। और 2 यूनिवर्सिटी और थे, सुमी में और विनित्सा में, जहाँ हमारे विद्यार्थी काफ़ी संख्या में थे, और वो कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, पर हमारी राय है कि आप रुक जाओ, ये इतना सीरियस नहीं होगा। अब कल एक मेंबर ने हमें याद भी दिलाया कि इसी समय रिपोर्ट्स भी निकली कि रूस जो है अपनी फौजों को, उसके कुछ यूनिट्स को वापस ले जा रहा है। और मैं खुद एक बार मैं उस समय मॉनिटर भी कर रहा था, पर एक बार मैंने अपने लिए एक बार और चेक किया कि यूक्रेन की सरकार उस समय क्या कह रही थी। यूक्रेन की सरकार अपने देश, और हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं के बीच में थे, उनको कह रही थी कि नहीं, ये आप पैनिक नहीं करो, आप इसमें कहीं कुछ हम लोग संभाल लेंगे। तो ओवरऑल सिग्नलिंग जो था, उन्होंने हमारे नागरिकों को, हमारे स्टूडेंट्स को सचमुच एक किस्म से दुविधा में डाल दिया। और इसीलिए 4000 लोग यूक्रेन छोड़ के आए और बाकी 18,000 लोग, उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाते हैं, देखते हैं कि हालात बिगड़ती है, सचमुच बिगड़ती है या नहीं। तो कल जो मैं संसद में जो सुन रहा था, क्राइसिस के बाद कहना कि सबको निकलना चाहिए था या हमको ऐसे कठोर शब्दों में समझाना चाहिए था कि सब डर के मारे निकल जाएं, ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो माइंडसेट जो है, उसको पहचानती नहीं है। कि अगर हम सचमुच ग्राउंड के साथ जुड़े होते, अगर हम स्टूडेंट्स की जो मानसिकता को समझते, तो हमें ये दुविधा जो है ये भी समझनी चाहिए। ऑपरेशन गंगा के बारे में कल थोड़ी सी ये भी चर्चा नहीं, अधीर रंजन जी, ये गलती नहीं थी, यही आपकी मेंटालिटी है कि आप गलती ढूंढते हैं। नहीं, क्षमा कीजिएगा स्पीकर, नहीं, स्पीकर महोदय, यह साफ है कि ऐसे सिचुएशन में लोग जो हैं 22,000 लोग एक निर्णय नहीं ले सकते कलेक्टिवली। हाँ, तो हाँ, अब यह भी कल चर्चा हुई कि ऑपरेशन गंगा इसमें क्या कोई स्पेशल, ये माने पहले वाले इवैक्यूएशन ऑपरेशन जैसे थी, इसमें कुछ अलग था। तो आखिर के स्पीकर जनरल वीके सिंह ने, मुझे लगा है कि बहुत माने ऑब्जेक्टिवली कहा कि हर ऑपरेशन जो है एक किस्म से यूनिक होती है।
हाँ, और ये कंपेयर करना, क्योंकि कहीं युद्ध है, कहीं नहीं है, कहीं तनाव है, कहीं नहीं है, सिचुएशन कुछ और है, कहीं हमने फौज का इस्तेमाल किया है, कहीं सिविलियन एयर इंडिया का किया है। पर ऑपरेशन गंगा में के बारे में मैं ये कहूँगा, और मैं 45 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि जो सिचुएशन, जो चुनौती ऑपरेशन गंगा में थी, आज तक इस सिचुएशन में हमने इस संख्या में इतने नागरिकों को कभी नहीं देखा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और चुनौती क्या थी? स्पीकर महोदय, आपको याद होगा कि 2015 में हमने ऑपरेशन राहत चलाया था यमन में। उस समय यमन में लड़ाई हो रही थी, पर प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा को फ़ोन करके उनसे एक युद्ध विराम कराया ताकि हमारे प्लेन जाकर हमारे नागरिकों को वापस ले आए। इस समय लड़ाई जारी थी, युद्ध विराम करवाना बहुत मुश्किल था। अंत में हुआ, 2 शहरों में हुआ ताकि हम अपने लोगों को निकाल पाए, पर ओवरऑल नहीं था। ओवरऑल लड़ाई चल रही थी और वहाँ के नागरिक खुद देश से निकलने के चक्कर में थे कि जब ये ऑपरेशन गंगा चल रही थी, उस समय करीब 30 लाख यूक्रेन के नागरिक खुद यूक्रेन के बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे। दूसरी जो एक किस्म से खासियत थी इस ऑपरेशन में कि जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। और कल एक ऑनरेबल मेंबर ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा कि इलेक्शन के समय, इलेक्शन के कैलकुलेशन में आपने कुछ चीज़ें नहीं की। मैं यह भी हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि इलेक्शन कैंपेन के बीच में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस आए, लीडरों से बात की, मीटिंग की और डायरेक्टली सुपरवाइज की। तो ये भी आपको कम से कम पहचान तो देना चाहिए। अब इसमें जो है दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय, जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है, तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ।
थोड़ी बहुत कल बात ये भी हुई कि एम्बेसी क्या कर रही थी कि कुछ शहर थे जहां हम कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ कर नहीं पाए या हम थे नहीं वहां। अब एम्बेसी राजधानी में थी, वो तो नेचुरल स्वाभाविक है, और जब आखिर में और काफ़ी समय तक वो राजधानी में रहे, जब प्रेशर बॉर्डर पश्चिमी बॉर्डर में जब हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग वहाँ गए और बॉर्डर में फंस गए लोग, तो हमने एम्बेसी को फेज वाइज पहले आधी एम्बेसी और फिर बाकी एम्बेसी लिविव में गई जो पश्चिम उक्रेन में है, ताकि वो बॉर्डर के नज़दीक हों और उक्रेन के अंदर से स्टूडेंट्स की सहायता कर पाएं, क्योंकि हमारी टीम्स उक्रेन के बाहर सीमा में थी। जो ईस्टर्न सिटीज़ पश्चिमी शहर जैसे खार्किव या सुमी में लोग जो फंसे थे, वहाँ हम लोग उनके साथ हमने कांटेक्ट बना के रखा और उनको जो निकालने की सहायता, उस पर थोड़ी सी कल चर्चा हुई। मैं स्टूडेंटों से क्रेडिट लेना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने जो झेला है उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, पर यह सत्य है कि ज़्यादातर लोग जो वहाँ से निकले वो ट्रेन में निकले, और वो ट्रेन इसीलिए स्पेशल ट्रेन चलाए गए क्योंकि हम लोगों ने उक्रेन सरकार पे दबाव डाला और कहा कि हमारे स्टूडेंट हैं वहाँ, तो आप जब तक वो निकलेंगे आप प्लीज़ ट्रेन चलाते जाइए। और उसके कारण, और जो बसेस हैं कुछ लोगों ने अपना लिया, कुछ लोगों कंट्रैक्टर ने दिया, कुछ बसेस के लिए हम लोगों ने उसकी जो व्यवस्था जो की। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि अब ऑपरेशन गंगा हो चुका है, हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस समय हमें सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं साथ मिलकर हमने क्या किया, कैसे किया। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लेसन्स भी हैं, और जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन राहत किया या संकट मोचन किया, हमारे मिनिस्ट्री में एक परंपरा है कि जो भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन करते हैं उसकी स्टडी होती है, उसकी जो वहाँ से जो हमें सीखना चाहिए वो हम सीखते हैं। ये पूरा ऑपरेशन गंगा जो है, ये हमें मानना चाहिए कि कलेक्टिव एफर्ट था, और कलेक्टिव एफर्ट खाली सरकार का नहीं था और मंत्रालयों का नहीं था। इसमें इंडियन कम्युनिटी भी शामिल थी, इसमें कुछ जो बिजनेसेस हमारे उक्रेन में काफ़ी और पड़ोसी देश में बिजनेस है, उन्होंने बहुत सहायता की हमारी। स्टूडेंट्स ने खुद किया कि ये भी हाउस को पहचानना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निकले उन्होंने कैंप में काम किया, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की मदद की। और मैंने ये भी देखा कि कभी कभी एक बस था तो आपस में उनको डिसाइड करना था कि कौन जाएगा कौन रुकेगा, और स्टूडेंट्स ने बहुत साहस दिखाया कि बहुत लोग जो रुके और दूसरों को उन्होंने जगह दी। इसको भी हमें पहचानना पड़ेगा। तो और ये बात कल उठी कि मिनिस्टर्स जो गए उनका रोल क्या था। मैं जो उक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को तो मैं जानता हूं और रूस के भी जानता हूं, और सब पड़ोसी मिनिस्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, पहले से जानता था। और जब ये फाइटिंग शुरू हुई मैंने सबसे बात की, क्योंकि पहले से रिश्ता था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। पर ये मैं कहूँगा कि अगर हमारे मिनिस्टर नहीं जाते, हमें उन सरकारों से उस लेवल का अटेंशन नहीं मिलता, वो सहायता वो नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी कठिनाई थी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी, उनके खुद नागरिक और उनके बॉर्डर में वो समस्या थी। तो हमारे मिनिस्टर्स जाने का फायदा मुझे तो मैं साफ कहता हूँ, मुझे उन्होंने बहुत सहायता की ग्राउंड में। उनके जाने से मेरा काम जो है आधा हुआ। तो मैं उनकी प्रशंसा, वो तो अभी हाउस में नहीं है, पर मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि एक किस्म से ये टीम स्पिरिट जो है, ये गवर्नमेंट की टीम स्पिरिट, कि अगर एक मंत्रालय पे इतना लोड आए कि बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो
डिपार्टमेंटल परिप्रेक्ष्य के बजाय वो मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और एक किस्म से एक टीम के मेंबर सदस्य बन के सब लोगों ने काम किया, तो उसकी भी मैं आज प्रशंसा करता हूँ। जो MEA ने किया वो कल आपको बहुत लोगों ने कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो आंकड़े जो हैं वो मेरे स्टेटमेंट में हैं कि जब 13,000 फ़ोन कॉल, 9,000 ईमेल और इतने सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लोगों के व्हाट्सएप वगैरह, पर यह भी है कि यह हमारा कर्तव्य है, हमें इस समय करना पड़ा। हम आगे भी ऐसी, भगवान न करे कि ऐसी समस्या फिर से आए, पर जो हमें जो अनुभव जो इस समय का है उसको हम अपनी तैयारी करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स जो वापस आए उनके बारे में मेंबर्स ने चिंता प्रकट की। ये स्वाभाविक है, हमें चिंता करनी चाहिए। अगर वो हमारे परिवार के और हैं हमारे परिवार के, तो हम लोग भी ऐसे ही चिंता करते जैसे उनके माता पिता आज कर रहे हैं। तो मैं हाउस को ये सूचना देना चाहता हूँ, एक कि जो यूक्रेन गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है स्पीकर सर कि उनके लिए देयर विल बी अ रिलैक्सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन फॉर थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स टू गो टू फोर्थ ईयर। देयर इज अ एग्जाम कॉल्ड CROC 1 and that has been postponed to the next academic year, and students will be allowed to pass to the next academic year based on the completion of the standard requirements. For 6th year students, there is an exam called CROC 2. So normally you have to pass CROC 2 to be awarded the degree. So what Ukraine government has decided, and we have pressed them in this matter, because the largest number of foreign medical students in Ukraine are Indian. There are of other countries also. So on the basis of the results of the academic assessments, they will be awarded degrees without taking CROC. Then the issue is, where else there are many students who are in between. So where do what happens to them? What happens to them in India, Speaker Sir, is something which obviously the concerned ministries are also discussing. But from the foreign ministry side, I can say we are today in touch. Honorable member yesterday referred to Hungary. But apart from Hungary, with... What I declared that I had a talk with Prime Minister for long 20 minutes for this issue. No. It was a 1:1 issue. He said it. ममता जी जो प्रपोजल दिया वो आप छोड़िए, हम लोग हंगरी से लेते हैं। वहाँ का एजुकेशन थोड़ा कॉस्टली है, बट आई एम साइन फॉर दैट। So let me add, because I want to update that picture. Yes, there was an offer from Hungary, and in addition to Hungary, we have been in touch with Poland, Romania, Czech Republic, Kazakhstan, because they all have similar models of education. There is also a question of education loan, because all these students have taken education loan, and our figures are that 1,319 students have outstanding loans, and the government finance minister informed this house a few days ago that government has asked Indian Banks Association to assess the impact of the conflict and to initiate consultations in regard to the repayment of loans. Now, this, sir, was my overall picture which I wanted to give to the house. But individual members also made some very specific points, and I think I would like to reply to some of them. I cannot reply to all of them because of time limit. I don't want honorable members who I have not replied to think I have not taken them seriously. I have taken everybody very seriously.
but I think some points do deserve a very specific reply. I would like, sir, to begin with some observations made by Premachandranji. He contrasted our advisory with those of Western countries. Now, I would like the honorable member to appreciate Western countries had a political approach and a political agenda. Their advisory did not have the same intent which was ours, the welfare of the community concerns. Theirs was also part of a larger political game which they were playing with Ukraine. But again, I want to emphasize that in our case, there was nobody else who had done an evacuation before we did an evacuation. And in fact, when fighting started, many countries, I don't want to take their names, actually told their people, sorry, there is nothing I can do for you. You are there, you are stuck. So, and when we evacuated, again I want to say, we served as an inspiration. There are foreign ministers who said, we watched you, and we said, okay, we will also do something. And yes, we brought back citizens of 18 countries, but I want to say, for example, when we left Sumy, along with us, more non-Indian students came out, and they came out because of a ceasefire that we had helped to arrange. So, I would say there is no reason for us to be in any way excessively critical of what happened. And this issue also that we gave priority to some areas and some cities, we looked after all students. I mean, at that stage, in fact, Speaker Sir, frankly, many of our honorable members and even state governments approached me and said, and it is natural, a state is worrying about students of the state. I listened to them very, very openly. But I gave all of them the same answer, saying, I've listened to you, but when I look at the students out there, those students do not tell me they are from one state. The students are behaving like they're all Indians. They are showing a unity. They are showing a collective ability. Please don't disrupt that. So, in fact, we were also under pressure to run flights, saying there will be, can you bring them to a particular state? The moment if we did this, it would have disrupted the sense of togetherness which the students were showing out there. So we took a decision, flights will only come to Delhi and Mumbai. But I would compliment every state government. Every state government made excellent arrangements. Every one of them worked with us so that the movement of students from airport to their homes was very, very smooth. And I would like to use this opportunity, sir, to convey my appreciation of that. In terms of Manish Tiwari ji made two observations which I would like to respond to. One was, he said that friends have to be spoken to honestly. May not have been his exact words, but I think that sentiment. I can assure him, sir, through you, all our conversations with everybody on this matter has been very candid, has been very direct. The positions that I stated in the House have been communicated with as much directness to all our partners. So nobody has any doubt where we stand on this matter. There's just one minor issue which I wanted to clarify to him, because he referred to an exchange I had with the British counterpart. I want to say, actually, she was very careful. She actually told me, we recognize your sovereign right to take decisions. The provocative question which was asked by a member of the press. It was not done by another foreign minister, whether we are buying huge amounts of oil or not. I also wanted to, I have clarified to Brajendra Singh ji about the impact of the Prime Minister's conversation. I want to tell Dr. Sumati that the view that no assistance was given to students, that is not right. Students took trains, students took buses. I accept many students worked among themselves, worked with the student contractors, but with every student contractor we were guiding them. In fact,
another member said, what were you doing? You are only issuing advisories. Let me tell you, at that moment, it was our advisories which told people what to do, saying, this border is clear, this is where you should go. Please, for example, Dr. Sumati referred to a situation where we told students to walk. We told students to walk because that day, sir, there was heavy firing on Kharkiv. There were hundreds of students who were gathered at the railway station. We were really worried for them. We created a safe zone. The safe zone was 12 kilometers, and we wanted the students to understand it is absolutely important you move there. So that is the reason why we said this. And again, I applaud what the students have done and the courage and the endurance that they have shown. I think we should all appreciate that. I'm looking at, yes, Supriya ji referred to, did we speak to universities? The universities, if they did not advise properly, did you take it up with them? We did. We did. We were very frustrated with some of the universities. I will also say that. But it is because we would keep talking that eventually at least that initial 4,000 actually left. There was one issue which Shrikant Shinde ji raised about whether other people moved earlier than us. I would say as an evacuation, we were the first. If individual citizens left, yes, many of them did. As I said, many of them left as part of a larger political plan that their particular countries had. But the bulk of the students who were there, not only from our country, I mean, we saw students from Egypt, from Morocco, from Algeria, from our own neighbors, Bangladesh, Nepal, Pakistan. The bulk of the students, because I think as General V.K. Singh explained yesterday, the psychology of people was, no, this will pass. You know, let us talk to our friends. Friends are saying, "Main nahi ja raha, to aap kyun ja rahe ho?" So that was really what was the situation, and I think we should really show understanding. Let me, sir, finally conclude with one common issue which all members raised, which is worry about the world order. That what is this conflict? What does this mean? There is the relationship between countries. How is this moving? I want to say this. Yes, the world order is changing. The world order has been changing for many years. That is why G7 became G20. World order changed because of COVID. Countries saw what happens when there is too much concentration of economic production in one geography, when there is not enough resilience and reliability in supply chains. World order is changing because countries today worry about trust and transparency, that they are worried where is their data, which technology should they trust. World order is changing because Afghanistan-like situation happened. So you are left with a problem close to our homes, which we are worrying about more than the countries who were there earlier. And now world order will change partly because of the consequences of Ukraine. But what is the solution to it? To my mind, the solution is we have to be stronger. We have to reduce our dependency on the external world. It can never be total, but the way to deal with the new world order is really Atmanirbhar Bharat. And Atmanirbhar Bharat is not just an economic policy. Atmanirbhar Bharat is a Bharat which looks after its people, a Bharat which is capable of running Operation Ganga. Thank you, sir. Honorable Minister, sir, I raised one issue, and it is involving Prime Minister of the country. And I was carrying a letter of a Chief Minister of a state. She placed some proposals that 350 around students from West Bengal, the state which I belong, what would be their future? So she placed some proposals that I will absorb these students in my own state. As an outcome, it was said by Honorable Prime Minister that these students will be sent back to Hungary
I am repeatedly mentioning these words. And it was a long discussion, not a 1-2 minute discussion. But what would be the fate of the students, I want to know. You are telling they will be served in the adjacent countries, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Czechoslovakia. So these are the areas. We want more specific replies. That what would be the fate of the students? You are telling Ukraine agreed. What is the existence of the Ukraine government now? Are they under the control of the Soviet Russia, Russian Federation? Or they are standing with their own feet? That is still uncertain. It is not clear from your observation side speech. So let the House be assured, let the students' community be assured in a time-bounding program that when and how these students are going to be replaced in the different parts of the world, in the Eastern European side, or it is particularly in Hungary, or the countries which you mentioned, what could be the time limit for that? निरंजन जी। सर, कल तो हम लोग सारे 4 मंत्री जी के जो भाषण सुनी है, आज हमारे जयशंकर जी उन्हीं की बात को दोहरा रहे थे। सर, बात यह कि नई बात आपसे मैं जानना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि रशिया के खिलाफ बहुत किस्म के रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हुए हैं। स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को निकालने के सारे कवायद हो रहे हैं, फिर भी कुछ कुछ बैंक से कारोबार चलते हैं। इस हालत में रूबल और रूपी की ये ट्रांजैक्शन में क्या असर होगी? हम लोग क्या स्विफ्ट से बाहर आकर रूपी और रूबल की भी चिंता कर रहे हैं? और वेदर दिस गवर्नमेंट हैज बीन अप्रोच्ड बाय अदर कंट्रीज टू मीडिएट in the war between Ukraine and Russia in order to find out any convenient way so as to solve the issue amicably. Okay. No. The future of the student is blinking in an unsuspected light. What exactly is happening to the admissions about? You are giving some answer. I heartily appreciate the efforts taken by the MEA as well as the government. I heartily appreciate, sir. But the future of the students, as he has some suggestions about that, the students are still have apprehension because the parents are beating us and they're asking what will be the future of the student who are, because 6th year is the internship. Where you have said Croc 2 will begin, that is fine. What about the other students? What measures we are taking about that? That we would like to know the specific answer about it. Thank you, sir. Broadly, there are 2 concerns. One is on the future of the students. I completely understand that this is something which all honorable members will worry about. I think this is something which between Ministry of Health, Ministry of Education, and the other organizations dealing with medical education, they are seized of the matter. I only wanted to update the members because specifically Sudeep Bandyopadhyay ji yesterday mentioned his conversation with the Prime Minister in Hungary. I wanted to point out that in addition to Hungary, again, Hungary was the first one to offer and offered most generously, but in addition to Hungary, there were other offers as well, which we are exploring. All our embassies are at work, and obviously our effort will be to see that our students are assisted as much as possible. Regarding Adhir Ranjan ji's interest, sir, on the payment mechanism, I want to assure him, our effort today is to stabilize economic transactions between India and Russia, because this is very important for us. Russia is a very important partner in a variety of areas. I think all honorable members understand that. So, at the moment, there is a inter-ministerial group which is led by the Finance Ministry, which is seeing how the payments issue can be best addressed. There are experiences from the past which are relevant in this regard. But I think this is quite honestly an issue where the Finance Minister would finally have to take a call. माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया, और जो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार ने
मिलकर इस गंभीर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया और जिस तरीके से हमने उस परिस्थिति में हमारे देश के बच्चों को निकला, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि पूरा सदन को इस बात की प्रशंसा करना चाहिए और भविष्य में ऐसे मुद्दों पर सारा सदन मिलकर, एक साथ मिलकर देश हित के अंदर काम करेगा, ऐसी मेरी भावना है। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।